सीपीसी के तहत पिछले लेक्चर में आपको जजमेंट या निर्णय के बारे में बताया गया था, जिसमें हमने बताया था कि सीपीसी की धारा 2 के क्लाज 9 में जजमेंट अर्थात निर्णय को परिभाषित किया गया है। देखिए, इसके बारे में पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में आपको बताया था। इसके बाद ये देखना है कि जो निर्णय से निष्कर्ष निकलेगा वह निष्कर्ष जो होगा या तो डिक्री होगी या वह जो निष्कर्ष निकलेगा वह आदेश होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिक्री से जो निर्णय से जो निष्कर्ष निकलेगा या तो वह डिक्री कहलाएगा, यानी कि आज्ञप्ति, या आर्डर अर्थात आदेश। अब यहाँ आपका क्वेश्चन का मॉडल पहले समझ लिया जाए। एक तो आपका मॉडल तीनों में अंतर पूछा जाता है। निर्णय डिक्री में अंतर, निर्णय आदेश में अंतर और डिक्री तथा आदेश में अंतर। तत्पश्चात दूसरा मॉडल पूछा जाता है डिक्री के प्रकार बताइए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक्चुअल डिक्री और डिम्ड डिक्री भी पूछी जाती है। इसके बाद प्री में एक लिस्ट दे दी जाती है और ये पूछा जाता है कि कौन डिक्री है और कौन डिक्री नहीं है। तो आइए देखा जाए, यदि निर्णय से जो निष्कर्ष निकला है, यदि धारा 2 की उपधारा 2 की कंडीशन को, शर्तों को फुलफिल कर दे, पूर्ण कर दे, तो वह डिक्री कहलाता है। यानी कि निर्णय दिया गया और यदि उस निर्णय की बातें जो धारा 2 में डिक्री के एसेंशियल एलिमेंट दिए गए हैं उस एलिमेंट को फुलफिल कर दे, तो उस निर्णय से निकला निष्कर्ष डिक्री कहलाता है। और यदि धारा 2 की उपधारा 2 की कंडीशन को फुलफिल जजमेंट नहीं करता तो वह सदैव आदेश कहलाएगा। और आदेश की परिभाषा धारा 2 के क्लाज 14 में दी गई है। आइए अब हम शुरू करते हैं डिक्री के बारे में। जहाँ तक डिक्री का प्रश्न है, आज्ञप्ति का प्रश्न है, जयपत्र का प्रश्न है या विजय पत्र का प्रश्न है, जब भी आप डिक्री पढ़िए तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि कौन कौन सी धाराएं और कौन कौन से आर्डर कोरिलेट करके पढ़ा जाएगा। देखिए, एक एक करके हम बताते हैं। आपका शुरुआती दौर में पहले कोरिलेशन चलेगा, तब डिक्री के एसेंशियल एलिमेंट बताए जाएंगे। जब भी आप डिक्री पढ़िए, आपका सबसे पहले पढ़िएगा धारा 2 की उपधारा 2, यानी कि धारा 2 की उपधारा 2। फिर आप पढ़ेंगे धारा 33 पढ़ेंगे, सेक्शन 33 पढ़ेंगे। फिर जो आपको धारा आर्डर पढ़ना है वह आर्डर पढ़ना है आदेश 20 का, यानी कि आदेश 20 का नियम 6 से लेकर और नियम 20 तक पढ़ना है। यानी कि आदेश 20 का नियम 6 से लेकर और 20 तक में डिक्री के बारे में प्रावधान है। फिर आपका जो पढ़ना है फॉर्म नंबर, यानी कि प्रारूप संख्या,
प्रारूप संख्या अर्थात फॉर्म नंबर डी पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको डिक्री के बारे में जो सेक्शन पढ़ना है वह पढ़ना है 144 यानी कि सीपीसी की धारा 144 पढ़ना है। फिर आपका जो सेक्शन पढ़ना है डिक्री के बारे में 96 भी पढ़ना है, मुख्य रूप से 100 भी पढ़ना है। फिर आपका डिक्री के बारे में जो आपको पढ़ना है कोरिलेट करके धारा 11 का स्पष्टीकरण 5, धारा 11 का स्पष्टीकरण 5 पढ़ना है, यानी कि धारा आपका 11 का एक्सप्लेनेशन नंबर 5 पढ़ना है। और फिर आपको जो पढ़ना है वह आपका पढ़ना है आदेश 7 का रूल 11, यानी कि आदेश 7 का रूल 11 पढ़ना है, रूल 11 पढ़ना है। फिर आपको जो पढ़ना है वह बता दिया जाए आपका एक्चुअल डिक्री और डीम्ड डिक्री, तो ये तो बाद में बताया जाएगा। पहले आप इतना समझिए, जितनी बातें आपका मैंने लिखी हैं उन बातों के बारे में सबसे पहले 2 लाइन आपको समझना है। देखिए, सीपीसी की धारा 2 का उपधारा यानी कि सब सेक्शन 2 में डिक्री को डिफाइन किया गया है। फिर आपका धारा 33 यानी कि सेक्शन 33 में ये बता दिया गया है कि न्यायालय सुनवाई पूरी होने के पश्चात अर्थात न्यायालय सुनवाई यानी कि हियरिंग कंप्लीट होने के पश्चात निर्णय सुनाएगा और निर्णय को फॉलो करते हुए अर्थात निर्णय का अनुसरण करते हुए डिक्री तैयार की जाएगी या पारित की जाएगी। डिक्री दिए जाने की प्रोसीजर या प्रक्रिया, डिक्री दिए जाने के प्रक्रिया का उल्लेख आदेश 20 के नियम 6 से लेकर 20 तक में दिया गया है। यहाँ से भी लगातार यूपीजे क्वेश्चन बना रहा है, आपको अच्छे से ये तैयार भी रखना है। यानी कि डिक्री दिए जाने का प्रोसीजर का प्रावधान आदेश 20 के नियम 6 से लेकर 20 तक दिया गया है। अब आया कि फॉर्म अर्थात प्रारूप, तो जो डिक्री का प्रारूप है यानी कि फॉर्मल एक्सप्रेशन है या औपचारिक अभिव्यक्ति हैं, ये औपचारिक अभिव्यक्ति का प्रावधान सीपीसी के फॉर्म नंबर डी में दिया गया है। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना है कि डिक्री का प्रारूप कौन है, किस प्रारूप में किस फॉर्म में डिक्री होनी चाहिए। तो जब आप सेक्शन ऑर्डर बेयर एक्ट में पढ़ेंगे उसके बाद कुछ मॉडल दिए गए हैं, कुछ प्रारूप दिए गए हैं, तो उसमें जो प्रारूप नंबर डी हैं वो डिक्री के मॉडल को बताता है कि डिक्री कैसे माने किस मॉडल में होनी चाहिए। फिर धारा 144 भी आपको देखना है। देखिए, डिक्री 2 प्रकार की होती हैं, एक एक्चुअल और एक डीम्ड। हम आगे बताएंगे इसको। अभी धारा 144 के तहत जो ऑर्डर होता है उसे डिक्री मान लिया गया है।
इसको डिटेल में हम बताएंगे। आइए धारा 96 देखा जाए। अगर न्यायालय के निर्णय से निकला निष्कर्ष आज्ञप्ति या डिक्री है तो उसकी फर्स्ट अपील हो सकती है, और फर्स्ट अपील यानी कि प्रथम अपील का प्रावधान सीपीसी की धारा 96 में किया गया है। यदि न्यायालय के निर्णय से निकला निष्कर्ष डिक्री है तो धारा 100 बताती हैं कि कुछ दशाओं में उच्च न्यायालय में सेकेंड अपील यानी कि द्वितीय अपील डिक्री की जा सकती है। धारा 11 का एक्सप्लेशन 5 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको समझिए थोड़ा अच्छे से। धारा 11 का एक्सप्लेशन नंबर 5 ये बता देता है कि यदि न्यायालय ने यानी कि कोर्ट ने किसी फैक्ट इन इशू या किसी विवादक तथ्य पर कोई फैसला नहीं सुनाया, यानी कि किसी फैक्ट इन इश्यू पर न्यायालय साइलेंट हैं, मौन हैं, तो ये माना जाएगा कि उस पर निर्णय सुना दिया गया, उस पर डिक्री पारित कर दी गई और जो पक्षवादी ने रिलीफ मांगा था उस रिलीफ को देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया। अब आदेश 7 नियम 11 आर्डर 7 रूल 11 मेंस में भी कई बार पूछा गया है और प्री में तो सदैव पूछा जाता है। वाद पत्र का नामंजूरन यानी कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, अर्थात कब प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो आर्डर 7 रूल 11 में प्लेंट को रिजेक्ट किया जाता है वह डिक्री मानी जाएगी। इस प्रकार आइए अब आपका बेयर एक्ट शुरू किया जाए। डिक्री की परिभाषा और इसके आवश्यक तत्वों को देखा जाए। अच्छे से आवश्यक तत्व और परिभाषा और एक एक शब्दों को आपको याद रखना है। देखिए, यदि हम 2 का बेयर एक्ट देखें, यानी कि यदि हम डिक्री की परिभाषा को देखते हैं तो जहाँ तक डिक्री की परिभाषा की बात है, डिक्री की परिभाषा में एसेंशियल एलिमेंट निकालना है। देखिए, जो आवश्यक तत्व निकाले जाते हैं, एसेंशियल एलिमेंट किसी बेयर एक्ट के निकाले जाते हैं, वह अपने मन से न निकालकर जो बेयर एक्ट में बातें बताई गई हैं उन्हीं बातों को तोड़ा जाता है, अर्थात सेपरेट किया जाता है, अर्थात अलग अलग किया जाता है। देखिए, बेयर एक्ट लेकर पढ़िएगा और बेयर एक्ट एक एक करके बताया जा रहा है। डिक्री की परिभाषा देखिए, बेयर एक्ट क्या कहता है। डिक्री से ऐसे न्याय निर्णयन की, इसका मतलब एक एक शब्दों को मैं अलग भी कर रहा हूँ। डिक्री से ऐसे न्याय निर्णयन की, न्याय निर्णयन का मतलब एडजुडिकेशन, अभी हम बताएंगे इसको। यानी कि डिक्री के लिए यह जरूरी है, पहली बात आई न्याय निर्णयन, न्याय निर्णयन, ये याद रखिए। यानी कि डिक्री एक न्याय निर्णयन है। तो अगला शब्द देखिए, डिक्री से ऐसे न्याय निर्णयन की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है। प्रारूपिक अभिव्यक्ति का मतलब हुआ प्रारूपिक अभिव्यक्ति का मतलब हुआ फॉर्मल एक्सप्रेशन।
प्रारूपिक अभिव्यक्ति, अभी हम इसको भी समझाएंगे। पहले बेयर एक्ट को तोड़ा जाए और आवश्यक तत्व निकाला जाए। अभिव्यक्ति, प्रारूपिक अभिव्यक्ति यानी कि न्याय निर्णय होना चाहिए, उसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अगला शब्द देखिए, जो जहाँ तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले यानी कि देने वाले न्यायालय से संबंधित हैं, वाद में के, यानी कि अगला शब्द आया वाद, यानी कि डिक्री सूट में अर्थात वाद में ही पारित की जाती है। डिक्री के लिए वाद का होना आवश्यक है, सूट का होना आवश्यक है, यानी कि वाद का होना। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है बेयर एक्ट में। वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का इसका निश्चायक रूप से अवधारण करता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिक्री के द्वारा राइट का यानी कि पक्षकारों के अधिकारों का न्याय निर्णय होता है, यानी कि अधिकारों पर फैसला आता है। और अंतिम है कि यह जो अधिकारों पर विनिश्चय आएगा, फैसला आएगा, इसका जो नेचर होगा, यानी कि ये जो अधिकारों का डिटर्मिनेशन होगा, अवधारण होगा, वह आपका निश्चायक प्रकृति का होना चाहिए। निश्चायक प्रकृति का होना चाहिए। निश्चायक प्रकृति का मतलब कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए। निश्चायक प्रकृति का होना चाहिए। देखिए बेयर एक्ट में सबसे पहले आप इतनी बातों को पढ़ेंगे, फिर मैं बता दूं, पहले इतनी बातों को पढ़ेंगे और तब आपका आगे बढ़ेंगे। देखिए हमने किया क्या कि जो डिक्री थी उसका हमने बेयर एक्ट की जो भाषा थी उसको अलग अलग कर दिया। तो पढ़ने का तरीका कई लोग पूछ रहे हैं, पढ़ने का तरीका बता दिया जाए। जिस प्रकार एक मृत व्यक्ति का शरीर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर एक एक अंगों को चीड़ फाड़ करता है और चीड़ फाड़ करके डेथ या मृत्यु के कारणों को खोजता है, और जब मृत्यु के कारणों को खोज लेता है तो सेम शरीर में जो चीड़ फाड़ की गई थी उसको पुनः उसी अवस्था में सिल देता है। सेम कानून में भी पढ़ते समय वही नियम अपनाइए। जब भी आप बेयर एक्ट पढ़िए तो सबसे पहले वर्ड पर ध्यान देना है, शब्दों पर ध्यान देना है। बेयर एक्ट के जो वर्ड हैं उसको आप अलग अलग करिए, एक एक वर्डों का अर्थ निकालिए, उसको समझिए, और तब जब एक एक शब्दों का अर्थ आपको मालूम हो जाएगा तो जिस प्रकार डॉक्टर लाश को सिलकर पुरानी अवस्था में ला देता है, निष्कर्ष निकाल लेता है, उसी प्रकार आप भी जब एक एक शब्दों को जान लेंगे तो अंत में आप अपने मन से भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आइए एक एक करके अब एक बात और समझनी है आपको। बात ये समझनी है मुख्य रूप से कि अगर किसी निर्णय से निकले निष्कर्ष में ये 5 बातें आपको मिलती हैं तो वह डिक्री है, और ऐसी डिक्री को एक्चुअल डिक्री अर्थात वास्तविक डिक्री कहा जाता है। वास्तविक डिक्री, अगर वास्तविक डिक्री, एक्चुअल डिक्री, और इन 5 बातों में से
अगर कोई एक बात भी मिस हो जाती है तो वह न्याय निर्णयन डिक्री नहीं कहा जाएगा। तो भाई कहा क्या जाएगा? तो शुरुआती दौर में ही हमने बताया था कि अगर निर्णय से निकला निष्कर्ष डिक्री नहीं है तो वह सदैव आर्डर कहा जाएगा, यानी कि आदेश कहा जाएगा। आइए इन्हीं बातों को एक एक करके आपको जो बेयर एक्ट की भाषा है ये एक एक करके समझाया जाए। अच्छे से इसको समझिए, थोड़ा कठिन ज़रूर है। देखिए, जो पहला आवश्यक तत्व हमने बेयर एक्ट से निकाला कि न्याय निर्णयन। न्याय निर्णयन का मतलब समझिए, न्याय निर्णयन होता क्या है और इसको समझने का प्रयास करिए। अर्थात किसी निर्णय से निकला निष्कर्ष डिक्री तब कहलाता है जब उसका न्याय निर्णयन हुआ हो। न्याय निर्णयन यानी कि एक जजमेंट दिया गया हो, अर्थात निर्णय दिया गया हो और वह निर्णय आपका कोर्ट ने दिया हो, यानी कि न्यायालय ने दिया हो। न्याय निर्णयन का मतलब ही हुआ कि निर्णय दिया गया हो और वह निर्णय न्यायालय द्वारा दिया गया हो। यदि न्यायालय से भिन्न किसी अधिकारी ने, किसी अथॉरिटी ने या किसी प्राधिकारी ने किसी विषय पर कोई निर्णय सुनाया हो तो उस निर्णय से निकले निष्कर्ष को डिक्री नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिक्री की पहली आवश्यक शर्त या एसेंशियल एलिमेंट या कंडीशन ये हुई कि जो भी जजमेंट आए, जो भी जजमेंट दिया गया है वह कोर्ट द्वारा दिया गया हो। यदि वह संस्था, वह प्राधिकारी कोर्ट नहीं है तो उसके द्वारा दिए गए निर्णय को डिक्री नहीं कहा जाएगा। अब समस्या देखिए कहाँ आती हैं। अब समस्या ये आती हैं कि जो ट्रिब्यूनल हैं, यानी कि जो अधिकरण हैं, अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय को क्या डिक्री माना जाएगा कि नहीं, ये समस्या आती है। फिर आपका आर्बिट्रेशन, यानी कि जो मध्यस्थम द्वारा दिए गए निर्णय को डिक्री माना जाएगा कि नहीं, ये आ गया। फिर काउंसिलेशन, यानी कि जो सुलहकर्ता निर्णय देता है, सुलहकर्ता निर्णय देता है, ये डिक्री मानी जाएगी कि नहीं, ये समस्या आ गई। या जो प्रशासनिक अधिकरण तो ट्रिब्यूनल में ही शामिल हो जाएंगे। अच्छे से इसको देखिए, अगर कोई ट्रिब्यूनल कोई किसी विषय पर निर्णय देता है तो उस निर्णय को डिक्री नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि जो ट्रिब्यूनल है वह कोर्ट नहीं है और डिक्री की पहली आवश्यक शर्त ये है कि वह जो डिक्री होगी वह कोर्ट द्वारा निर्णय आना चाहिए। और चूँकि ट्रिब्यूनल या अधिकरण कोर्ट नहीं है, अतः कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को आपका डिक्री नहीं माना जाएगा। बिहार ने पिछली बार ये बनाया कि मध्यस्थम द्वारा आर्बिट्रेशन में, मध्यस्थम आर्बिट्रेशन द्वारा दिया गया निर्णय क्या कहलाता है। तो आप मध्यस्थम भी आपका मैं बता दूं कि कोर्ट नहीं है, लेकिन इसके द्वारा दिए गए निर्णय को ज़रूर याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन बिहार में कई बार बना है।
इसके द्वारा दिए गए निर्णय को पंचाट कहा जाता है। याद रखिएगा, पंचाट, पंचाट या अधिनिर्णय, पंचाट या अधिनिर्णय कहा जाता है, अधिनिर्णय कहा जाता है, या इसी को इंग्लिश में एवार्ड कहा जाता है। एवार्ड याद रखिएगा। ये बिहार में कई बार क्वेश्चन बना है कि मध्यस्थम द्वारा दिए गए जजमेंट निर्णय को क्या कहा जाता है, तो एवार्ड या पंचाट या अधिनिर्णय। बिहार के लिए तैयार रखिएगा। सुलहकर्ता भी न्यायालय नहीं होता, अतः सुलहकर्ता द्वारा दिए गए फैसले को भी हम डिक्री नहीं मानेंगे। तो सुलहकर्ता द्वारा दिए गए फैसले को कहा क्या जाता है, ये क्वेश्चन भी बिहार ने कई बार बनाया है। तो जो सुलहकर्ता फैसला देता है उसे सेटलमेंट एग्रीमेंट, रटे रहिएगा इसको, सेटलमेंट एग्रीमेंट अर्थात समझौता करार कहा जाता है। समझौता करार कहा जाता है, करार, सेटलमेंट एग्रीमेंट। अच्छे से तैयार रखिए, बिहार में आपका पूछा भी गया है। देखिए एक पॉइंट आपको बता दिया जाए, ये जो मध्यस्थम निर्णय देता है उसको एवार्ड या पंचाट हम कहते हैं, लेकिन डिक्री नहीं कहा जाता। हाँ, ये ज़रूर है, बिहार पिछली बार पूछा भी गया था कि ये जो पंचाट हैं या जो एवार्ड हैं, ये सही बात है कि इसका जो प्रवर्तन होगा, प्रवर्तन का मतलब ये हुआ कि एग्जीक्यूशन होगा, अर्थात इजरा होगा, अर्थात इसे लागू कराया जाएगा, अर्थात जब इसका आपका निष्पादन होगा तो उसके लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो डिक्री के निष्पादन के लिए है। यानी कि निष्पादन का तरीका भले ही वह है जो डिक्री का है, लेकिन मध्यस्थम द्वारा दिए गए फैसले को डिक्री नहीं माना जाता है, इसे पंचाट कहा जाता है। तो पहला आपका एसेंशियल एलिमेंट ये मिला कि जो निर्णय आना चाहिए डिक्री के लिए, जो जजमेंट आना चाहिए, वह आपका कह सकते हैं कि न्यायालय द्वारा दिया जाना चाहिए। देखिए दूसरा आवश्यकता तो हमने ये बताया था बैरेक्स से आपको निकालकर, बैरेक्स किससे निकालकर कि ऐसे न्याय निर्णयन की फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, औपचारिक अभिव्यक्ति, औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ये भी आपका खूब क्वेश्चन बनता है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि डिक्री के लिए जो सीपीसी में फॉर्मेलिटी या औपचारिकताएं दी गई हैं, उन औपचारिकताओं का पालन किया जाना आवश्यक है। अब समस्या ये आई कि क्या क्या औपचारिकताएं हैं, और ये जो औपचारिकताएं हैं ये कहाँ दी गई हैं। तो ये औपचारिकताएं सीपीसी के प्रारूप नंबर यानी कि फॉर्म नंबर डी में दी गई है। याद रखिए, फॉर्म नंबर डी में ये औपचारिकताएं दी गई हैं। ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में भी पूछा गया है। देखिए फॉर्मल एक्सप्रेशन यानी कि डिक्री में
वे बातें समाहित होनी चाहिए जो बातें डिक्री के लिए आवश्यक हैं, यानी कि उन फॉर्मेलिटी को फुलफिल किया जाना चाहिए जो फॉर्मेलिटी कानून डिक्री के लिए प्रेस्क्राइब्ड करता है, विहित करता है, और वो फॉर्मेलिटी सीपीसी के फॉर्म नंबर डी में दी गई है। अर्थात वादी का नाम यानी कि प्लेंटिफ का नाम, प्रतिवादी का नाम अर्थात डिफेंडेंट का नाम, तत्पश्चात किसको क्या दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि किस पक्षकार के पक्ष में क्या माने निष्कर्ष निकाला गया है, वह निष्कर्ष होना चाहिए। यहाँ पक्षकारों का मतलब ये है कि जो वाद के पक्षकार यानी कि पार्टी ऑफ सूट, थर्ड पर्सन नहीं, यानी कि पक्षकार या पार्टी का मतलब ये हुआ कि वाद के पक्षकार थर्ड पार्टी नहीं, याद रखिएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि निर्णय देते समय जिन व्यक्तियों का नाम वादी या प्रतिवादी के रूप में दर्ज हैं वहीं अब वाद के पक्षकार कहे जाएंगे। और फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि जो मॉडल, जो फॉर्म, जो प्रारूप, जो मसौदा सीपीसी के आपका डी में प्रारूप संख्या डी में दिया गया है, उस डिक्री उस मसौदे में, उस प्रारूप में होनी चाहिए। आइए तीसरा देखा जाए। डिक्री के लिए यह आवश्यक है कि वह वाद में दी गई हो, सूट में दी गई हो। यानी कि डिक्री के लिए यह आवश्यक है कि जो कार्यवाही शुरू की गई है वह वाद दायर करके शुरू की गई हो। अर्थात अब देखिए कार्यवाही कैसे कैसे चल सकती है। एक जो कार्यवाही चलती है वो सूट फाइल करके यानी कि वाद दायर करके। एक कार्यवाही जो चल सकती है कोर्ट में पिटीशन दायर करके यानी कि याचिका दायर करके, याचिका या पिटीशन दायर करके। एक कार्यवाही आपका चल सकती है एप्लीकेशन पर अर्थात आवेदन पत्र पर, आवेदन देकर चल सकती हैं यानी कि एप्लीकेशन देकर। यहाँ समझने का थोड़ा प्रयास करिए। डिक्री के लिए यह आवश्यक है कि वह जो निर्णय आया हो किसी सूट में आया हो, किसी वाद में आया हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुकदमा शुरू किया गया था उसमें सूट फाइल किया गया था, न कि पिटीशन न ही एप्लीकेशन। यदि शुरुआत या यदि मैटर पिटीशन पर दायर किया गया हो या एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन के माध्यम से दायर किया गया हो, उसमें जो भी जजमेंट आएगा वह डिक्री नहीं माना जाएगा। तो बार बार बताया जा रहा है कि अगर कोई जजमेंट आया और सूट उसमें नहीं था, वाद दायर न करके याचिका दायर की गई थी, तो क्या वह डिक्री मानी जाएगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, डिक्री नहीं मानी जाएगी। अर्थात डिक्री के लिए यह अनिवार्य है, कंपलसरी है कि वह कार्यवाही सूट के माध्यम से आगे बढ़ी हो। आइए देखा जाए अब समस्या एक दो आपका कह सकते हैं कि उदाहरण से देखा जाए। भाई जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और 226 के तहत
पिटीशन दायर किया जाता है, यानी कि याचिका दायर की जाती है। अब समस्या ये आई कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो ये पिटीशन या याचिका दायर की गई है और याचिका दायर करके रिलीफ की डिमांड की गई है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर कोई फैसला सुनाता है, तो क्या वह फैसला डिक्री माना जाएगा कि नहीं? तो आप ये कहिएगा कि डिक्री नहीं माना जाएगा। अब क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि डिक्री के लिए यह आवश्यक है कि वह कार्यवाही आपका सूट के द्वारा आगे बढ़ी हो, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो जिसमें फैसला दिया है वह कार्यवाही पिटीशन पर यानी कि याचिका पर आगे बढ़ी है। इसी प्रकार तमाम कार्यवाहियाँ ऐसी होती हैं जो एप्लीकेशन पर आगे बढ़ती हैं। तो जो कार्यवाहियाँ न्यायालय में एप्लीकेशन के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से आगे बढ़ी हो, उसमें जो भी फैसला आएगा वह फैसला डिक्री नहीं माना जाएगा। तो जब डिक्री नहीं माना जाएगा तो क्या माना जाएगा? तो वह फैसला आर्डर यानी कि आदेश माना जाएगा। यही आपका एक उदाहरण, अभी हम वाद की परिभाषा बताएंगे। यहीं आपका एक चूँकि एप्लीकेशन आया तो एप्लीकेशन पर भी डिटेल में आपको देख लेना है। देखिए यहाँ आपको थोड़ा बहुत और बता दिया जाए तब आपका कह सकते हैं कि आगे बढ़ा जाए, हल्का सा और को रिलेट करना है। देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि यदि एप्लीकेशन पर मामला आगे बढ़ा है, यानी कि मुकदमे की शुरुआत आवेदन पत्र के माध्यम से की गई है, आवेदन देकर की गई है, और उसमें कोई फैसला आता है तो वह फैसला डिक्री नहीं माना जाएगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद देखिए, जैसे कि हिंदू विधि के तहत आपका धारा 9 के तहत यानी कि वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना, या धारा 13 के तहत यानी कि डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन। यानी कि एक उदाहरण थोड़ा समझा जाए तब सही रहेगा। एक ही उदाहरण देखिए, हिंदू लॉ की धारा 13 देखा जाए। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 13 ये बताता है, उन आधारों का उल्लेख करता है जिन आधारों पर हस्बैंड या वाइफ यानी कि पति या पत्नी डाइवोर्स यानी कि विवाह विच्छेद हेतु न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई धारा 13 के तहत डाइवोर्स के लिए तो एप्लीकेशन दिया जाता है, लेकिन इस एप्लीकेशन दिया गया तो जो एप्लीकेशन पर निर्णय आएगा और उस निर्णय से जो निष्कर्ष निकलेगा वह डिक्री तो नहीं होगा, क्योंकि डिक्री के लिए आवश्यक है कि सूट फाइल किया गया हो। तो वास्तव में ये होगा क्या? तो ये होगा आपका आदेश। यानी कि वास्तविकता अगर देखा जाए तो आवेदन पर जो भी फैसला आएगा उसे आदेश कहा जाता है। लेकिन जब लेकिन लग जाता है तो सबसे खतरनाक होता है। बट या परंतु सबसे खतरनाक होता है। आइए इसको देखा जाए बट या लेकिन लगाकर। लेकिन कानून जबरदस्ती ऐसे आदेश को डिक्री मान लेता है, यानी कि ऐसे आदेश को जबरदस्ती कानून डिक्री मान लेता है।
मान लेता है का मतलब ये हुआ समझ लेता है, समझ लेता है का मतलब ये हुआ डीम्ड, डीम्ड। इसको आगे बताया जाएगा अभी, एक्चुअल डिक्री और डीम्ड डिक्री। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इतना ही अभी यहाँ बताया जाए कि कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ की जो कार्यवाही की शुरुआत हो रही है या मुकदमे की शुरुआत होती है वह एप्लीकेशन पर होती है, और लेकिन उसमें जो दिया गया निर्णय से जो निष्कर्ष निकलता है उसे डिक्री मान लिया जाता है। इसी को डीम्ड डिक्री कहा जाता है, अर्थात इसी को आपका कह सकते हैं कि मानद डिक्री कहा जाता है। एक्चुअल डिक्री और डीम्ड डिक्री ये लगातार इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, इसको आगे आपको डिटेल में हम बताएंगे। आइए देखा जाए डिक्री के अगले आवश्यक तत्वों को देखा जाए। देखिए डिक्री के अगला तीन आवश्यक, अभी देखिए वाद की परिभाषा देना है। वाद या सूट क्या होता है इसको सीपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। यानी कि अगर हम देखें तो सीपीसी में वाद शब्द को, सूट शब्द को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। आपका धारा 26 इसको कवर करना है और धारा 26 के साथ ही आदेश 4 को कवर करना है। इसके बाद एक केस अच्छा जानना है, केस भी इस पर पढ़ना पड़ेगा। इस केस में आपका प्री में भी क्वेश्चन बना है, वाद पढ़ना पड़ेगा। देखिए धारा सीपीसी की 26, सीपीसी की धारा 26 ये बताती है कि प्रत्येक वाद इभरी जो सूट होगा वो प्लेंट के माध्यम से, यानी कि वाद पत्र के माध्यम से दायर किया जाएगा, और जो प्लेंट होगा कम से कम 2 प्रतियों में होगा। यानी कि धारा 26 ये तो बता देती है कि जो सूट फाइल किया जाएगा वह प्लेंट या वाद पत्र के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन वाद या सूट को डिफाइन नहीं करती। सूट या वाद दायर करने का जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वह सीपीसी के आदेश 4 में दिया गया है। लेकिन सूट को परिभाषित करने का सबसे पहले प्रयास प्रीवी काउंसिल यानी कि पीसी ने किया था। प्रीवी काउंसिल ने वाद को परिभाषित करने का प्रयास किया, और वह केस जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। देखिए केस अच्छे से तैयार रखिए। देहरादून मसूरी देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक प्राइवेट कंपनी वर्सेज, यानी कि इसके हंसराज, देखिए इसमें इसके ऊपर देखिए हंसराज गुप्ता वर्सेज, याद रखिएगा वर्सेज यानी कि बनाम हंसराज गुप्ता बनाम देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड। इसमें आपका केस ये जो है 1935 का है। प्रीवी काउंसिल ने आपका
पीसी का है, यानी कि प्रिवी काउंसिल का है। प्रिवी काउंसिल ने इस केस में वाद शब्द को डिफाइन करने का प्रयत्न किया। और देखिए क्या कहा, वाद से तात्पर्य एक ऐसी सिविल कार्यवाही से है जो वाद पत्र के दायर करके संस्थित होती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रिवी काउंसिल ने ये बताया कि वाद का मतलब एक ऐसी कार्यवाही है, ये एक ऐसी प्रोसीडिंग है जो वाद पत्र दायर करके प्रारंभ की जाती है। ये वाद की परिभाषा पूर्ण नहीं है। प्रिवी काउंसिल ने परिभाषा देने का प्रयास तो किया, लेकिन आधा अधूरा ही।